नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों आज ये हिंदी की पहली क्लास है और आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदी की। हिंदी में वर्णमाला क्लास है हमारी हिंदी की। हिंदी में सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला की। जी हाँ, वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे आज। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लें ताकि आप लोगों को ये साफ़ दिखाई दे। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। वर्णमाला में हम लोग पहले बात करेंगे अक्षर की। जी हाँ, बात करेंगे अक्षर की, वर्ण की और ध्वनि। जी हाँ, अक्षर, वर्ण और ध्वनि। अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अक्षर की। तो अक्षर जिसको तोड़ा नहीं जा सके, अक्षर का मतलब है जिसका छल न किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, सबसे छोटा रूप, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसको तोड़ा न जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर को तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे बात करें हम, तो जैसे आ है, ई है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। आप इनको इससे ज़्यादा तोड़ नहीं सकते, इनका छल नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाएंगे? अक्षर कहलाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे अक्षर का मतलब क्या होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सके। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तोड़ा किसको जा सकता है, किस किस को हम तोड़ सकते हैं। तो वो आगे जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो अक्षर जिसको तोड़ा नहीं जा सके। बात करते हैं वर्ण की और ध्वनि की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि की कि ध्वनि क्या है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। जी हाँ, ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी, जी हाँ, ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। मौखिक इकाई। अब मौखिक का मतलब है मुंह से बोलने वाली, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, मौखिक का मतलब है जिसको मुंह से बोला जाए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। प्रश्न आ जाता है ये। वहीं बात करें अगर वर्ण की, वर्ण क्या है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन कैसी है? लिखित वाली इकाई है। ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये भी छोटी इकाई है, छोटी इकाई, लेकिन कैसी है? लिखित। कैसी है ये? लिखित वाली। कैसी इकाई है ये? लिखित वाली इकाई है। क्लियर है? जिसको हम लिख सकते हैं। वर्ण को हम लिख सकते हैं, लेकिन ध्वनि को हम बोलते हैं। अक्षर जिसको तोड़ा नहीं जा सके, जिसका छल न किया जा सके, जिसको और जो छोटा न किया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बात करते हैं वर्ण की। जी हाँ, बात कर रहे हैं यहाँ वर्ण की। आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ जी, तो बात कर रहे हैं वर्ण की। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसी है? लिखित वाली इकाई। कैसी है ये? लिखित वाली इकाई। तो ये जो है दो चीज़ों से मिलकर के बनती है। वर्ण जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। किस किस से? व्यंजन प्लस स्वर। यानी कि ये स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर के क्या बनता है? वर्ण बनता है। जी हाँ, वर्ण जो है व्यंजन और स्वर दोनों से मिला करके बनता है। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा, क्या लिखा? जैसे मान के चलो हम लोग कर देते हैं कमल। कमल हो गया, नयन हो गया, हाँ कुछ भी ले लेते हैं। कमल, ये तीनों अलग अलग हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है? मान के चलो एक ये का है, एक ये माँ है, एक ये ला है। तो हम तीनों को अलग करते हैं। जैसे का है, का व्यंजन है। इन तीनों से मिलकर के क्या बना है? एक शब्द बना है। तीनों वर्णों से मिला करके क्या बना है? एक शब्द बना है। ये एक वर्ण है। क्या है कि ये वर्ण है। अगर इसको हम तोड़ें तो मैंने बताया था ये व्यंजन और स्वर से मिलकर के बना होता है। तो इसमें व्यंजन क्या है? व्यंजन है का, प्लस
अब जैसे बोलेंगे क को बोलेंगे क, का के साथ में आपको आ की ध्वनि भी महसूस हो रही होगी, का के साथ में आपको छोटे आ की भी ध्वनि महसूस हो रही होगी। तो क प्लस अ स्वर हो गया और का क्या हो गया, व्यंजन हो गया। बात यहाँ तक समझ में आई आप लोगों की। तो ये जो है स्वर और ये क्या हो गया, व्यंजन। ये हो गया स्वर और ये क्या हो गया, व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, ये क्या हो गया, वर्ण। स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, वर्ण। और कई वर्णों को मिलाकर के क्या बनता है, एक शब्द। क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, बात करते हैं हम वर्ण की। जैसे हम बात कर रहे थे वर्ण की, तो वर्ण में मैंने बताया था व्यंजन और स्वर। स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम स्वरों की बात करेंगे कि स्वर किनको कहते हैं। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं। स्वर वे होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हो, बोलें। स्वर वे होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। स्वतंत्र रूप, जिस पर किसी दूसरे का अधिकार न हो। स्वतंत्र का मतलब है अपने आप में स्वतंत्र, किसी दूसरे के अधीन ना हो, अधिकार ना हो, वे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर। स्वरों की बात की जाए तो जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऊ के बाद में ऋ, क्या हो जाएगा, ऋ, ऋषि वाली। उसके बाद में छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ। उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये कितने हो गए, ये क्या है, हमारे स्वर हैं। कितने हैं हमारे स्वर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर कितने होते हैं। अगर पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर जो है 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि स्वरों की संख्या अलग अलग बताई गई है। अब अलग अलग कैसे बताई गई है, मैं जैसे टोटल पूछता है वो कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। उसके बाद में अगर पूछता है कि उच्चारण के आधार पर कितने हैं, तो वहाँ संख्या अलग है। लिखित के आधार पर कितने हैं, तो वहाँ संख्या अलग है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँगा कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। वहीं अगर पूछ लेता है उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आधार पर स्वर जो है कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 10। अब ये टोटल 11 थे, इसमें से कौन सा वाला कम हो जाता है, तो ये ऋषि वाला निकल जाता है। इसको हम निकाल देंगे तो 1 2 3 4 5 6, इसको निकाल देंगे 7 8 9 10। ये 10 जो है स्वर रह जाएंगे उच्चारण के आधार पर, ये ऋषि वाला निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर बताते हैं, अगर पूछ लेता है प्रश्न में जो है कि लिखित के आधार पर, किसके आधार पर, लिखित के आधार पर, कि लिखित के आधार पर बताइए स्वरों की संख्या कितनी है। लिखित के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो लिखने के आधार पर स्वर जो है कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी अभी तो आपने बताया कि टोटल जो है 11 होते हैं, उच्चारण के आधार पर आपने 10 बता दिए, अब लिखने के आधार पर 13 कहाँ से आ गए। मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन समझ रहा हूँ कि अब ये 13 कहाँ से आ गए। तो मैं ये कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि मूल स्वर मैंने टोटल कितने स्वर बताए थे, 11। कितने बताए थे, 11 तो ये हो गए प्लस 2। अब 2 कहाँ से आ गए, मैं ये 2 बता देता हूँ आप लोगों को। 11 और 2 इनको जोड़कर तभी तो 13 हुआ, लिखने के आधार पर 13। लेकिन 13 कहाँ से आए, तो 11 स्वर जो हमारे थे ये, और 2 वाले स्वर कौन कौन से आ गए,
ये वाले छोटी अंग और ये बड़ी अंग वाला, इनको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग जो है अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्लियर है यहाँ पर? इनको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। इसको बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलेंगे विसर्ग। क्लियर है? दोनों को मिलाकर के बोला जाता है अयोगवाह ध्वनि। दोनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है? अयोगवाह ध्वनि। क्लियर है? अयोगवाह ध्वनि। बात कर रहे थे हम लोग जो है, इसको क्या बोलते हैं? दोनों को अयोगवाह ध्वनि। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ कि थोड़ा और विस्तृत में आप लोगों को दिखाई दे कि अंग, ये जो लिखा हुआ है छोटी अंग, इसको बोलते हैं हम जो है अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और बड़ी वाली को क्या बोलते हैं हम जो है? विसर्ग। इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है अयोगवाह ध्वनि। अयोगवाह ध्वनि। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं आप लोगों को स्वरों के बारे में जानकारी दे रहा था, लेकिन स्वर और व्यंजन को संस्कृत में भी कुछ कहा जाता है। कभी कभी संस्कृत का शब्द जो है पेपर में आ जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, या इस चीज़ को, जैसे संस्कृत का शब्द दे दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? बात समझ में आ रही है? जैसे प्रश्न बनता है कि स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ऐसे ही अगर पूछ ले व्यंजन को, तो व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच। अच। प्रश्न बनता है अच किसको कहा जाता है? तो स्वर को कहा जाता है, या स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर व्यंजन की बात करें कि व्यंजन को संस्कृत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है। क्या कहते हैं? हल। क्लियर है? स्वर को अच और व्यंजन को हल बोलते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बात करें आगे व्यंजन की। बात करते हैं आगे व्यंजन की। व्यंजन का क्या रोल है? व्यंजन क्या होते हैं? बात कर रहे हैं हम व्यंजन की कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? स्वर मैंने बता दिया है, ये बात आ गई अब व्यंजन की। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं। ठीक है नहीं? जैसे मान के चलो, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था का। ये क्या है? ये व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन है ये। लेकिन किस किस से मिलके बना है ये बना है क व्यंजन और अ स्वर। ये हो गया स्वर और ये हो गया व्यंजन। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा बहुत बेहतर तरीके से। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूँगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। आप लोग सब्सक्राइब करने में बड़ी कंजूसी कर रहे हैं मित्रों, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अगर इसमें लग रहा है कि ये चीज़ और होनी चाहिए तो आप कमेंट के द्वारा बताएं मुझे। आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो मना करें, कमेंट में बिल्कुल मना कर दें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बेकार बन रहा है। ठीक है? और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कहें। तो बात करते हैं हम थोड़ी सी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की कि आप लोगों ने देखा होगा एक ऐसे रेखा होती है। क्या होती है? एक रेखा। क्या है ये? रेखा।
जैसे कोई शब्द होता है, तो मान के चलो यहाँ कोई शब्द है राम, इसके ऊपर हम रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं हम? रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इस रेखा को? शिरोरेखा। शिरोरेखा। शिरोरेखा का मतलब होता है सिरों को बांधने वाली। यानी कि हमने राम लिखा, रा, डंडा, माँ, तो इनके सिरों को बांध दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? शिरोरेखा, जो सिरों को बांधती हो। तो ये वाली रेखा कौन सी हो गई? शिरोरेखा। प्रश्न आ जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ये कौन सी रेखा है? तो ये सिरों वाली रेखा है, शिरोरेखा। वहीं अगर बात करते हैं, एक ऐसे आ जाता है, एक रेखा होगी और एक ये डंडा होगा। जैसे हम लोग ऐसे खींचते हैं, उसके बाद में ना बना दिया, या हमने क्या बना दिया? पा बना दिया, या हम कुछ भी बना लेते हैं, या फा बना दिया, ठीक है ना। तो एक ये ऐसे डंडा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे खड़ी पाई। क्या बोलेंगे? खड़ी पाई। इसको क्या कहा जाता है? खड़ी पाई कहते हैं। क्लियर है? इसको शिरोरेखा बोलेंगे, इसको बोलेंगे खड़ी पाई। बात करें थोड़ी सी आगे, बिंदी की बात कर लेते हैं हम लोग। बिंदी, जो बिंदियाँ होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बात करते हैं बिंदी की। बिंदी, बिंदी 4 प्रकार की होती है। जैसे ये बिंदी होती है, ये कितनी होती है? ये 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 4 प्रकार होंगे, जैसे मान के चलो ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी, सामने लगेगी, पीछे लगेगी। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, चारों तरफ लगेगी। कैसे? ये मान के चलो इसके ऊपर लग जाएगी, इसके यहाँ लग जाएगी, आगे इसके जो है पीछे भी लग जाएगी, और इसके नीचे भी लग जाएगी। क्लियर है? जो ऊपर बिंदी लगेगी, किसी शब्द के जो ऊपर जो है बिंदी लग रही है, उसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। मुझे पता है आप लोगों के ऊपर से निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। मान के चलो 4 बिंदियाँ हैं, ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 4 बिंदियाँ हैं। 4 बिंदी कहाँ कहाँ यूज होती हैं? जैसे कोई शब्द है, जैसे ये अनुस्वार वाला ही ले लेते हैं। जैसे छोटी अंगुलियाँ, इसके ऊपर है कि नहीं है? यानी कि ये इसके ऊपर लगा हुआ है। जिस शब्द के ऊपर बिंदी लगी होगी उस शब्द को क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। जिसके ऊपर जो है बिंदी लगी होगी उसके ऊपर क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। क्लियर है? बात करें आगे, अगर आगे लगी होगी तो इसको बोलेंगे नुक्ता। क्या बोलेंगे? नुक्ता। अगर पीछे लगी होगी तो इसको बोलेंगे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। क्लियर है यहाँ तक? ये कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं, मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। सारे वर्डों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अगर नीचे लग रही है तो नीचे वाली को बोलेंगे उच्छिप्त। क्या बोलेंगे? उच्छिप्त। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उच्छिप्त वाले शब्द कौन कौन से हैं? पंचमाक्षर कौन कौन से हैं? नुक्ता कौन कौन से हैं? अनुस्वार कौन कौन से हैं? अनुस्वार हालांकि मैंने बता दिया आप लोगों को, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी। देखो, नुक्ता, पहले बात कर लेते हैं हम नुक्ता की। नुक्ता वाले कितने हैं? नुक्ता वाले होते हैं 5। कौन कौन से नुक्ता वाले समझ रहे हैं? इसके जो है कहाँ आएगी? आगे आएगी। बिंदी कहाँ पर आएगी? आगे आएगी। ये वाला होगा, इसकी बिंदी आगे होगी। तो नुक्ता वाले कौन कौन से हैं? का, खा, गा, जा, फा। इनकी बिंदी यहाँ लगेगी। का, खा, गा, जा, फा। अगर प्रश्न में आ जाता है कि इनको क्या बोलते हैं, तो इनको ये नुक्ता की श्रेणी में आते हैं। ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये व्यंजन कौन सी किसकी श्रेणी में आते हैं? तो ये व्यंजन जो है नुक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो वहीं बात करें उच्छिप्त की, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आजकल वो लॉलीपॉप वाले प्रश्न नहीं आते परीक्षा में कि बिल्कुल लॉलीपॉप पूछ लिया, स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, वो भूल जाओ। अब वो एग्जामिनर थोड़ा घुस के पूछता है।
तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नुक्ता वाले कौन से हैं, याद करना है आप लोगों को, का, खा, गा, जा, फा, ठीक है। उक्षिप्त, उक्षिप्त वाले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बता दूं उक्षिप्त में बिंदी कहाँ लगती है। उक्षिप्त में मैंने बताया था बिंदी कहाँ लगती है, नीचे लगती है। उक्षिप्त में मैंने बताया था बिंदी कहाँ लगती है, बिल्कुल उसके नीचे लगती है। तो आप लोगों ने देखा होगा डा और ढा, डा ढक्कन वाला, डा डलिया वाला, डा डलिया वाला और डा ढक्कन वाला, इनके नीचे हमेशा नीचे बिंदी लगी होगी। तो ये उक्षिप्त वाली श्रेणी में आते हैं। अगर आप लोग जो है आ से ज्ञान तक पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा बीच में कि डा डलिया वाला उसके नीचे बिंदी लगेगी और डा ढक्कन वाला उसके नीचे बिंदी लगेगी। तो ये किसकी श्रेणी में आते हैं, तो ये उक्षिप्त की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में, उक्षिप्त की श्रेणी में। क्लियर है यहाँ तक। वहीं बात करें पंचमाक्षर की, पंचमाक्षर आप लोगों को याद करना पड़ेगा ये पंचमाक्षर। तो मैंने बताया था पंचमाक्षर में कहाँ लगता है, पीछे लगती है हमेशा। कहाँ लगता है, पीछे लगता है। तो पंचमाक्षर में ये वाला शब्द आएगा, ये वाला व्यंजन आ जाएगा। कैसे, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये अभी ये ढक्कन वाला ऊपर आ गया, तो ये बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया था का से, अगर लोग का से अगर हम लिखेंगे का, खा, गा, घा, अंगा, क्या आ गया जी, अंगा। तो ये अंगा, अंगा वाला आ गया जी। क्लियर है। ढक्कन वाले के नीचे है, ये अंगा वाला है, का, खा, गा, घा, अंगा, तो ये अंगा वाला है, ये पंचमाक्षर की श्रेणी में आता है। क्लियर है। और बात करें इसकी, बात करें ये ऊपर वाले की, ऊपर जिसकी बिंदी आती है तो इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। तो अनुस्वार की श्रेणी में कौन सा आ जाता है, तो अनुस्वार की श्रेणी में आ जाता है अंग वाला। क्लियर है। नुक्ता वाली की श्रेणी में का, खा, गा, झा, फा, उक्षिप्त में डा, ढा, पंचमाक्षर में अंगा और अनुस्वार में अंग। क्लियर है यहाँ तक। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब बात करेंगे हम स्वरों के वर्गीकरण की, स्वरों के वर्गीकरण की, स्वरों के वर्गीकरण की। तो दोस्तों आगे जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल ज्ञान। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वाली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्वरों का वर्गीकरण। इससे आगे की क्लास जो हम अगली कक्षा में पढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों।